ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। एक छोटी बोट में वो तीनों सवार हुए और वो इन्हें पानी से बने गलियारों की भूल भलियों में लिए चलने लगी। अगर इनाया किसी अच्छे वक्त में यहाँ आती तो यकीनन ये एक सेहर अंगेज मंजर होता, लेकिन अभी की बात कुछ और थी। बीच में तैरती फूलों से भरी कश्तियाँ और छोटी दुकानों जैसी बोट्स एक अलग ही नज़ारा पेश कर रही थीं। उनकी मोटर बोट मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई एक तंग सी गली में दाखिल हुई और एक आम सी इमारत के सामने पहुंचकर रुक गई। इनाया को एहतियात से नीचे उतारा गया और फिर वो तीनों उस इमारत की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी दूसरी मंजिल पर आ गए। ये एक औसत दर्जे का 2 बेडरूम का अपार्टमेंट था, जहां ज़रूरत की तकरीबन हर चीज़ मौजूद थी। अब आपने यहाँ रहना है, कब तक ये नहीं मालूम, लेकिन जब तक आपके इस अल्फा 1 का बंदोबस्त ना हो जाए आपको यहाँ रहना पड़ेगा। दिन के वक्त यहाँ से शहर के नज़ारे करना और रात को चैन की नींद सोना। डेविड इनाया को बोला और डेनियल को इशारा करते हुए अपने साथ आने का कहा। वो वहीं सोफे पर ढेर हो गई और आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करने लगी। थोड़ी देर में इसे मोटर बोट के स्टार्ट होने की आवाज़ आई तो वो उठकर खिड़की तक आई। डेविड डेनियल के साथ वहां से कोच कर रहे थे और वो हैरानी से उन्हें जाते हुए देखती रह गई। ये मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इनाया को अपनी खुद की बड़बड़ाहट कहीं दूर से आती हुई सुनाई दी। वो वहीं खड़ी थी कि उसे दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। इनाया ने गर्दन मोड़कर देखा तो वहाँ एक अजनबी शख्स खड़ा था। डील डॉल से वो एक भारी भरकम आदमी लग रहा था और उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। यहाँ आराम से रहोगी तो मेरे पास तुम्हें तकलीफ पहुँचाने का कोई जवाज़ नहीं होगा। वो बंदा इटालियन लहजे में टूटी फूटी इंग्लिश के अल्फाज अदा करते हुए बोला। तो इनाया के रोंगटे खड़े हो गए और सर्दी की एक लहर सी दौड़ गई। जितना ठंडा उसका चेहरा था, इससे कहीं ज़्यादा सर्द लहजे में वो इससे मुखातिब हुआ था। इनाया सहम कर वापस सोफे पर आकर बैठ गई तो वो बंदा भी वहीं पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। हाथ में उसने मशीन गन तैयार हालत में पकड़ी हुई थी, जिसे वक्त पड़ने पर वो फौरन इस्तेमाल में ला सकता था। इनाया सर झुकाए बैठी हुई थी जब वो अपनी जगह से उठा और ओवन में कुछ गर्म करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद इसके सामने इटालियन पिज़्ज़ा और कोक रखते हुए इनाया के सामने की निशस्त संभाल ली। एक तो भूख जोरों की लगी हुई थी और ऊपर से सामने पिज़्ज़ा को देखते ही इनाया की भूख चमक उठी, तो उसने खामोशी से खाने में ही आफियत जानी। थोड़ी देर बाद उसने सर उठाकर देखा तो वो बंदा इसके बिल्कुल सामने बैठा उसे बगौर देखे जा रहा था। इनाया को खौफ सा महसूस हुआ तो वो फौरन सर झुकाते हुए बड़े बड़े लुक़मे लेने लगी। आप मुझे ऐसे ना देखें, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। इनाया बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा कर पाई तो सामने मौजूद बंदे का एक जानदार कहकहा बुलंद हुआ। भारी आवाज़ के कहकहे ने पूरे अपार्टमेंट की दीवारें हिला डाली थीं, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि वो इनाया पर तरस खाते हुए इसके सामने से उठ गया और वापस अपनी जगह पर बैठते हुए मोबाइल निकालकर किसी को कॉल मिला दी। इनाया की जानिब देखते हुए वो किसी से बात करने में मगन हो गया, तो इनाया ने भी सुकून का सांस लिया और बचा हुआ पिज़्ज़ा खाने लगी। सुल्तान और उसकी टीम गाड़ी में सवार थे और सुल्तान ने रेडियो उसी मकसद के लिए ऑन किया हुआ था कि इन्हें बरवक्त इत्तिला मिल जाए, और जल्द ही उनकी उम्मीद बर आई। रेडियो में गाड़ी के गुमशुदा होने की खबर नश्र की जा रही थी
और साथ ही इसका हुलिया भी दोहराया जा रहा था जिस हालत में वो उस होटल में दाखिल हुआ था। वो बर्फानी सूट सुल्तान ने उतार कर पीछे फेंक दिया था और अब इस गाड़ी से जान छुड़वाने के लिए वो कोई मुनासिब जगह तलाश कर रहा था। पूरा दिन गुजर गया था इन्हें सफ़र करते हुए और अब शाम के साए फैलना शुरू हो गए थे। अचानक घना जंगल शुरू हो गया और ये गाड़ी को ठिकाने लगाने के लिए बेहतर जगह थी। सुल्तान ने एक पगडंडी के पास गाड़ी आहिस्ता की और फिर तैमूर की जानिब देखते हुए गाड़ी को उस रास्ते पर डाल दिया। थोड़ा आगे जाकर उसने गाड़ी रोक दी और इसमें से अपना सामान निकालते हुए चाबी सीट पर ही फेंक दी। फिर वो चारों पैदल ही मेन रोड तक चले आए। अच्छा खासा सुकून मिला था और वो भी बस चंद लम्हों का मेहमान निकला। तैमूर मायूसी से बोला तो सुल्तान की हंसी निकल गई। तो अभी हुक्म करो, हम नई लैंड रोवर निकलवा लेते हैं। बड़ा पैसा है तेरे भाई के पास, वो हाईवे के किनारे खड़े होते हुए बोला। तो इमरान की हंसी निकल गई। ज़ात दी कमी ते शौक राजियां आले। इमरान कुछ ऐसे अंदाज में बोला कि इन चारों का बुलंद कहकहा इस वीराने में गूंज कर रह गया। दूसरा अंडा मंगवाने के पैसे जेब में थे नहीं और भाई चला है नई लैंड रोवर लेने। इमरान ने एक और ताक कर निशाना लगाया तो वो बिल्कुल ही लाजवाब होकर रह गया। भाई कैसे भी करके शहर पहुंचने की करो, वरना यहाँ ये तन्हाई हमें मार डालेगी। और ऊपर से रात का अंधेरा, हमने तो यहाँ सर्दी से ही मर जाना है यार। इमरान चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था और अभी सुल्तान कोई जवाब देता कि उसका सैटेलाइट फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर नज़र डालते ही सुल्तान के चेहरे पर उलझन के तासुरात छा गए और उसने कुछ सोचते हुए कॉल अटेंड कर ली। तुमने मेरी इंग्लैंड में जब रहनुमाई की थी तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं। आज मैं तुम्हारा वो एहसान वापस कर रहा हूं। सुल्तान को फ़ोन से मार्क की आवाज़ सुनाई दी। ये वही एजेंट था जिससे सुल्तान की इंग्लैंड में मुलाकात हुई थी और जिसकी सुल्तान ने बरवक्त मदद करते हुए उसे वो यूएसबी दी थी, जो इसकी जान बचाने के साथ साथ इसकी तरक्की में भी मददगार साबित हुई थी। सुल्तान कोड वर्ड्स में बात कर रहा था जिसे वो बखूबी समझ रहा था। इस फील्ड में ऐसे ही दो मानी गुफ्तगू की जाती थी और अब भी वैसा ही हो रहा था। मैं समझा नहीं मार्क, अब तुम कहाँ जाना चाह रहे हो? सुल्तान उलझन से बोला। एक ऐसा शहर जो पानी पर आबाद हो, सोचने में ही कितना अच्छा लगता है। उस शहर की हसीन शामें शायद तुम्हारा इंतज़ार कर रही हो और तुम उन सब से महरूम रहो तो अच्छी बात नहीं। मार्क ने लफ्ज़ हसीन पर जोर देते हुए कहा तो सुल्तान के कान खड़े हो गए। तुम्हारी रिजर्वेशन में करवा रहा हूँ, अभी तुम्हें टेक्स्ट मैसेज मौसूल हो जाएगा। मेरा बंदा वहाँ मौजूद है जो तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल रखेगा। मार्क ने अपनी बात ख़त्म करते ही फ़ोन काट दिया। सुल्तान उलझन भरे अंदाज में फ़ोन को घूरने लगा तो थोड़ी देर बाद पीप की आवाज़ हुई और इसे टेक्स्ट मैसेज मौसूल हो गया जो वीनस के किसी अपार्टमेंट का था। कौन था भाई और ये कहाँ घूमने फिरने की प्लानिंग हो रही थी? तैमूर मज़े से बोला। एजेंट मार्क था जिसकी मैंने बड़े बुरे वक्त में मदद की थी, वरना आज वो ज़मीन के नीचे होता। उसने कहा था कि वो मेरा ये एहसान ज़रूर उतारेगा और आज उसने सारा हिसाब बराबर कर दिया है। वो फ़ोन जेब में रखते हुए बोला। कैसे भाई, ज़रा रोशनी तो डालो। तैमूर आम से अंदाज में बोला। कहता है एक ऐसा शहर जो पानी पर बना हुआ हो, कितना दिल फरेब लगता है। और उस शहर की हसीन शामें हमारे इंतज़ार में हैं। सुल्तान पुरस्रार मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोला तो तैमूर ने चौंकते हुए उसकी जानिब देखा। पानी पर बना हुआ शहर, यानी वीनस, और अदनान वीनस में है अभी। तैमूर जज्बाती लहजे में बोला तो सुल्तान धीरे से सर हिलाकर रह गया। एक मिनट दोस्तों, ये कोई चाल भी हो सकती है। हमें जो भी करना है बहुत सोच समझकर करना है। बिलाल ने गुफ्तगू में हिस्सा डाला तो सुल्तान पुरसोच अंदाज में उसकी जानिब देखने लगा। मार्क ऐसा नहीं कर सकता।
वो और उसकी एजेंसी इस डेविड पार्टी के साथ बाहमी ताउन पर अक्सर काम करती रहती है। ज़रूर इसे कोई खबर मिली है, तभी तो उसने मुझे बरवक्त बताना मुनासिब समझा है। वो पुर यकीन लहजे में बोला, तो तैमूर ने इसके शानों को थाम लिया। तो देर किस बात की है दोस्त, निकलूं फिर इटली के लिए। तैमूर मुस्कुराते हुए बोला, तो सुल्तान बाकी दोनों को देखने लगा, जिन्होंने मुस्कुराते हुए उसे ओके का सिग्नल दे डाला था। वो लोग एयरपोर्ट तक बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे। रास्ते में इन्हें एक ट्रक से लिफ्ट मिल गई थी, जो इत्तेफाक से पाकिस्तानी ही था। ट्रक ने इन्हें एयरपोर्ट के करीब हाईवे पर ड्रॉप किया और आगे निकल गया। अब आगे क्या करना है? पैसे हमारे पास कितने हैं? तैमूर सुल्तान की जानिब देखते हुए परेशानी से बोला, पैसा बड़ा है, वो तो जेब में नहीं थे, इसलिए इस लालची को दूसरा अंडा ना खिला पाया, जिसका इसने फौरन ताना दे डाला। बैंक भरा हुआ है तेरे भाई का, और वो भी इंटरनेशनल, और तुम लोगों का भी यही हाल है, फिर मेरे पर नजरें क्यों लगाते हो? सुल्तान जज्बाती लहजे में बोला, तो तैमूर की हंसी निकल गई। आँख का अंधा, गांठ का पूरा। अबे यार, हम लोग मजाक कर रहे थे। पता है तेरे पास बहुत पैसा है, और तूने बड़ी जगहों पर ज़बरदस्त सरमायाकारी भी की हुई है। अब चल, उससे पहले कि इनाया अरबाज चौधरी को वहाँ से भी उठाकर तेरे वो डेविड अंकल कहीं और ले जाएं। तैमूर सुल्तान को धकेलते हुए एक मुहावरा जड़ गया, तो सुल्तान खामोशी से एक सर्द आह भरते हुए आगे चल पड़ा। एयरपोर्ट से इटली के वीनस की बराह रास्त परवाज़ का पता किया, तो 4 घंटे बाद की मिली। उनके पास इंतज़ार के अलावा कोई और चारा नहीं था, तो वहीं इंतज़ार गाह में आ बैठे। अब कोई मंसूबा बंदी कर ले, या हमेशा की तरह अंधा हमला करने का इरादा है तेरा? तैमूर सुल्तान के कान में सरगोशी करते हुए बोला, तो वो सोच में पड़कर उसे देखने लगा। मेरी वजह से तुम तीनों भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ इस बर्फज़ार में जलील हो रहे हो। मैं तुम लोगों का ये एहसान कभी उतार नहीं पाऊंगा यार। हकीकत में सुल्तान की आंखें नम हो गई थीं, और वो भीगे लहजे में बोला, तो तैमूर ने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फजूल बकवास नहीं, मैंने मंसूबा बंदी करने का कहा है। वक्त बहुत थोड़ा है, और काम बहुत है करने वाले, इसलिए अब की बार तैयारी से हमला करना है, वरना एक बार फिर से ये डेविड हम लोगों से आगे निकल जाएगा। तैमूर सुल्तान को समझाते हुए बोला, तो वो सर हिलाकर रह गया, जो तैमूर का भारी हाथ खाने के बाद बुरी तरह से घूम रहा था। फिर वो चारों सर जोड़कर बैठ गए और मुख्तलिफ उमूर पर बहस करने लगे। आखिरकार उनकी परवाज़ का वक्त आन पहुंचा, और वो लोग रवानगी लाउंज से होते हुए जहाज़ में सवार हुए। आरामदह सीट पर बैठते ही उसने तैमूर की जानिब देखा। भाई, जितना आराम करना है कर लो, आगे फिर पता नहीं कितनी भाग दौड़ लिखी हुई हो। सुल्तान सीट से सर टेकते हुए बोला, और आंखें बंद कर लीं। ये बराह रास्त परवाज़ थी, और तकरीबन 2.25 घंटे में इन लोगों ने वहीं पहुंच जाना था। जहाज़ 45,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ कर रहा था, और वो आंखें बंद किए इन लम्हों में खोया हुआ था, जब इनाया और वो जिंदगी को बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होकर गुजारते थे। इसे एक एक बात याद आ रही थी, और ये एहसास हो रहा था कि इनाया उसी की वजह से इस सारी मुसीबत में गिरफ्तार हुई है। इतनी भाग दौड़ के बाद उसे वो वक्त अब एक ख्वाब जैसा लग रहा था। सारे रास्ते सुल्तान का जहन मुख्तलिफ सोचों की आमाजगा बना रहा, और जहाज़ आखिरकार मार्को पोलो एयरपोर्ट पर उतर गया। सुबह होने के करीब थी जब वो लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले। यहाँ सर्दी नॉर्वे जैसी तो नहीं थी, लेकिन 3 डिग्री भी अच्छा खासा कम दर्जा हरारत होता है। चूँकि वो लोग नॉर्वे से आ रहे थे, तो इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे मरी से वापस पिंडी पहुँच गए हों। एक पुरसुकून एहसास ने उन चारों की तबीयत पर अच्छा असर डाला। सुल्तान ने अपने लंबे बाल समेटते हुए रबर बैंड में बांधे, और अपनी लेदर जैकेट की जीप बंद करते हुए एक ज़ोरदार जमाही ली। ज़रूरत की सारी चीज़ें वो सामने मौजूद स्टॉल से मिल जाएंगी।
जल्दी से तैयारी पकड़ो ताकि हम उस लोकेशन पर पहुंचें जहां इनाया को रखा गया है। सुल्तान इन्हें हिदायत जारी करता हुआ सामने स्टॉल तक पहुंचा और अपने मतलब की चीज़ें जमा करने लगा। कुछ ही देर में वो चारों अपने चेहरों और सरों को ढांपे हुए बैठे थे और बिलाल एक मोटर बोट वाले से भाव ताव करने में मसरूफ़ था। देखने में वो लोग सियाही लग रहे थे, इसलिए किसी को शक हो जाने का इम्कान ना होने के बराबर था। मोटर बोट अच्छी हालत में थी और देखने में भी नई लग रही थी। इमरान और बिलाल तो पीछे मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए, जबकि सुल्तान और तैमूर आगे की तरफ खड़े हुए सामने पानी पर नजरें जमाए मौसम का लुत्फ उठा रहे थे। आसमान चूंकि बादलों से ढका हुआ था, इसीलिए सर्दी ज्यादा थी, लेकिन इन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। अचानक ही सुल्तान के सैटेलाइट फ़ोन की टून हुई और उसने फ़ोन निकालकर पैगाम चेक किया जो मार्क की जानिब से था। मंसूबा तब्दील कर लो, निगरानी लगी हुई है। सुल्तान ने चौंकते हुए आसपास देखा तो सुकून ही था। खुद को पुरसुकून रखना और कुछ जाहिर ना करना। फील्डिंग लगाई हुई है उस डेविड ने। सुल्तान तैमूर की जानिब देखते हुए बोला, लेकिन खुद को नॉर्मल ही रखा। कुछ ही देर में वो लोग भूल भलियों से होते हुए उस तंग गली के करीब पहुंच गए जहां उनका मुतवक्के फ्लैट वाक़े था। बाहर ही इन्होंने एक पावर बोट को खड़ा पाया जो खाली थी, लेकिन वो जानते थे कि इसके सवार कहीं आसपास ही मौजूद होंगे और वक्त पड़ने पर किसी छलावे की तरह बाहर निकल आएंगे। अगली गली की तरफ ले चलो, सुल्तान ने मोटर बोट चलाने वाले से कहा तो वो हैरानी से उनकी जानिब देखने लगा। लेकिन आपने तो यहाँ आना था, वो हैरानी से बोला तो सुल्तान मुस्कुरा दिया। हमने मंसूबा तब्दील कर दिया है, अब हमें अगली गली में जाना है, वो बोट चलाने वाले को समझाते हुए बोला तो वो कंधे उचुकाते हुए उनकी मुतवक्के गली को पार करके अगली गली की जानिब बढ़ गया। बस इधर रोक दो। एक फ्लैट नज़र आते ही सुल्तान ने कश्ती को रोकने का इशारा कर दिया। इंतज़ार करना, हम लोग अभी वापस आ रहे हैं। सुल्तान ने बोट चलाने वाले को किराया दिया और कश्ती से उतर गया। इधर तो फील्डिंग लगी हुई है दोस्त, अब एक ही रास्ता बचता है कि हम लोग इससे ये कश्ती छीन लें या किसी और का इंतज़ाम करें। सुल्तान तैमूर को देखते हुए फिक्रमंदी से बोला तो वो सर हिलाकर रह गया। अचानक ही सुल्तान की नज़र उस गली के इख्तिताम पर पड़ी जहां एक कश्ती पर कपड़ा डला हुआ था। ओके, तुम जाओ, हम यहीं रहेंगे। सुल्तान ने कश्ती वाले को किराया देते हुए उसे वहां से रफूचक्कर किया और मुहतात अंदाज में थ्रों को अबूर करते हुए दूसरी कश्ती की जानिब बढ़ने लगा। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।